आज की बात होगी बांग्लादेश के आर्मी को। आखिरकार वो हो गया जिसकी तवक्का भी थी। हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे थे और आज बांग्लादेश के बानी शेख मुजीब के मुजस्मे को जगह जगह तोड़ा जा रहा है। इससे एक और चीज़ भी आती है। शेख हसीना के हवाले से एक चीज़ ये कही जा रही थी, अब वो जब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने एक जानिब इशारा किया कि मुझ पे एक बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत का प्रेशर भी है कि मैं बांग्लादेश के अंदर फ़ौजी अड्डे दे दूं, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो म्यांमार या बर्मा को और बांग्लादेश को मिला के ये अड्डे बना लिए जाएंगे, ये कोई मसला नहीं है। और कहने वाले कहते हैं ये सब चीज़ें थीं। अच्छा, इसकी दूसरी जानिब हम देखते हैं, इंडियन यूट्यूबर्स को हम देखते हैं तो उनका ख्याल ये है कि शायद ये चाइना की एक्टिविटी है, चाइना का एडवेंचर है। दूसरी जानिब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जो अड्डे फौजी मांगे जा रहे थे वो अमेरिका मांग रहा है। अच्छा, इंडिया की जानिब से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। अच्छा, हो ये रहा था कि प्रोटेस्ट शुरू भी हुए 5 जून के फैसले के बाद हाई कोर्ट के 30% कोटा जो उनकी जंग आज़ादी थी या क़याम बांग्लादेश में जिन लोगों ने काम किया था उनके औलाद, उनके लवाहिकीन को उनको दिया जाए। और अब इसी पे एहतजाज शुरू हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छोड़ दें, चीज़ें ख़त्म होने लगीं। लेकिन अचानक ही डिक्टेटर का लफ्ज़ भी हमारे सामने आया शेख हसीना वाजिद के हवाले से। शेख हसीना के लिए मसाइल बढ़ रहे थे और आखिरकार आज के दिन हमारे सामने वो जिस तरह से गई हैं यहाँ से छोड़ के, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका जहाज़ उड़ा, हेलीकॉप्टर पे वो गई, भारत की जानिब उन्होंने कदम उठाने की कोशिश की क्योंकि भारती लॉबी थी और चीज़ें सामने थी। लेकिन हमें वो 1971 का दिन भी याद आ जाता है, 16 दिसंबर, कि जो बज़ाहिर उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज ने हथियार भी डाले थे। आज देखा जाए तो वही सब लोग हैं। बुनियादी तौर पे ये इंडिया की शिकस्त भी है कि ये इंडिया की मनपसंद गवर्नमेंट थी, इंडिया की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करने वाली हुकूमत, वो हुकूमत जिसने भारत को उस मकाम पे पहुंचाया, कहिए कि एक जगह सेव कर दी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं मालदीव्स भी एकदम से एक्टिविटी कर जाता है कभी, फिर इंडिया उसको किसी तरह बहला फुसला के अपने साथ दोबारा मिला लेता है। बांग्लादेश उनके साथ चलता था, लेकिन आज जो ये एक्टिविटी हुई है इसको हम पॉजिटिव कहें या किस समत में लेके जाएं, ये सोचने की बात है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने जिस तरह से टेक ओवर किया, हसीना वाजिद को कहा कि आप यहाँ से निकल जाएं, और वो वाकई फौरी तौर पे निकल गई। और जहाँ उनकी दफ्तर और सारी चीज़ें थीं, जो घर पे देखें वहाँ की जो वीडियोस आई हैं, लोग जिस तरह वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, उससे दो मनाजिर हमारे सामने आ जाते हैं। 9 मई का वाक़या हमारे सामने आ जाता है, पाकिस्तान 9 मई 2023 का, कि जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौजी तसनीबात पे एकदम से PTI के बहुत सारे लोग हजूम की सूरत में दाखिल हो गए, कोर कमांडर हाउस और कई जगहों पे उन्होंने मसाइल क्रिएट किए। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमरीकी सदारती हाउस में जिस तरह आवाम गई, उनके हामी गए, वहाँ उन्होंने तोड़ फोड़ की, चीज़ों को जिस तरह लेके वो गए अपने पास, यहाँ वही ऐसी ही कैफियत है। लेकिन क्या वजह है कि हमारे अड़ोस पड़ोस के ममालिक में ये चीज़ें अचानक होने लग जाती हैं? यकीनन इसमें हम बैनुल-अक़वामी हाथ भी हम कह सकते हैं, बल्कि एक से ज़्यादा हाथ हो सकते हैं। बांग्लादेश की जानिब हम देखते हैं तो उनकी राय एक और जानिब चली जाती है। शेख हसीना वाजिद का ख्याल तो ये भी है कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ शामिल है, कि पाकिस्तान भी चाहता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा से एक हो जाएं। ये भी एक सोच मौजूद है। और इन तमाम हंगामों में, इन तमाम जिसको हम कहना चाहिए मसाइल के दौरान, नौजवान तबका बहुत सारा सामने आ गया था। उसमें अंजुमन तलबा इस्लाम थी, जमात इस्लामी का भी फैक्टर हमारे सामने है, वो भी मौजूद है। और लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि बज़ाहिर सारी तलबा तंजीमों पे पाबंदी भी थी। अगर पाबंदी थी तो ये हंगामे कैसे हो गए? अगर पाबंदी थी तो ये सब कैसे हो सकता था? तो इससे एक और चीज़ साबित होती है कि मसाइल इतने आसान नहीं हैं जो बताए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आनी हैं। और अब जिसको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा उसमें 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स के भी नाम आ रहे हैं। बांग्लादेशी आर्मी पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल रही है। जिस तरह पाकिस्तान में माशाल्लाह लगते रहते हैं, इसी तरह से बांग्लादेश में फ़ौज ने अपने इख्तियार में सब कुछ ले लिया है। चाहे अब वो माशाल्लाह ना भी लगाएं तो डीप स्टेट जिसको हम कहते हैं, या फ़ौज की इंटेलिजेंस इदारों की हुकूमत यूँ कहिए, वो रहेगी बांग्लादेश में। और अब इन सब चीज़ों से अगर कोई मुल्क बच गया है
तो भारत है जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ अब तक नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि नेहरू को हम कह सकते हैं कि उन्होंने माशाल्लाह के जैसा ही किरदार अदा किया था। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि इस्लामी जमीयत तलबा की हमने बात की, जिसको शात्रो शब्बर कहा जाता है, वो बड़ी एक्टिव रही। इसके अलावा कि पिछले कई बरस में 18 से ज़्यादा जमात इस्लामी के लोगों को फांसी दी गई, जिसमें मुल्ला अब्दुल कादिर थे और ऐसे बहुत लोग थे जिनके बारे में हसीना वाजिद की हुकूमत का ख्याल था कि ये बांग्लादेश बनने के ख़िलाफ़ थे, ये पाकिस्तान के हामी थे। उन सबको फांसी भी दी गई, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई। और ऐसे मौके में हमें ये कहना पड़ेगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने उस तरह से स्टैंड नहीं लिया कि जब उन लोगों को, क्योंकि वो तो 71 में पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे ना, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए थे, पाकिस्तान के हरे झंडे के लिए वो लोग साथ थे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त उनमें से किसी जगह पे कोई छोटा सा भी स्टैंड हमें नज़र नहीं आता। जितने लोगों को भी फांसी दी गई और उस वक्त जितनी भी हुकूमतें थीं उनको स्टेप लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया, जो यकीनन एक मुजरिमाना गफलत थी उस दौर की हुकूमतों की। और अगर हम बात करें, रियासतें ऐसे नहीं चलती, रियासतों के स्टेट जो उसको हम कहते हैं उसकी अपने एक पॉलिसी होती है लॉन्ग टर्म। तो जिन्होंने 71 में पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी जमात इस्लामी के लोग थे। और हम ये देखें ना कि मुक्ति बाहिनी भारत ने जिस तरह बनवाई, हम देखते हैं जनरल शाहबेग का किरदार कि वो उनकी जब फैमिली उनको तलाश करने गई बच्चे, तो पता लगा कि वो तो बांग्लादेश में गुरीला वॉर की ट्रेनिंग लोगों को दे रहे थे। वही जनरल शाहबेग हैं जिनके साथ क्या नहीं किया गया, वही जनरल शाहबेग थे जिनको बाद में जिन पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा के निकाला गया, बाद में करप्शन साबित नहीं हुई। वही कांग्रेस की हुकूमत थी जो इस्तेमाल करके, भारत में कांग्रेस की हुकूमत ने हमेशा लोगों को इस्तेमाल किया है। भारत में फ़ौज की कोई इज्जत कभी नहीं रही, उसकी वजह कांग्रेस की हुकूमत है। कांग्रेस ने तो आप देखें कि जनरल मानेक शाह के साथ भी उनके फ्यूनरल पे, उनके जनाजे पे जब उनका इंतकाल हुआ तो कितने कांग्रेसी लीडरों ने शिरकत की, कुछ भी ऐसे लोग नहीं थे। ये बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। तारीख, इतिहास कुछ और हमें बता रहा है और यहाँ हमारे सामने कुछ और चीज़ें, लेकिन इतिहास अभी ख़त्म नहीं हुआ। 71 की जिसको आप कह रहे थे कि शिकस्त जो थी, जो पाकिस्तान के लिए आप कहते थे कि हथियार डाले थे, आज उसी हसीना वाजिद ने हथियार डाले, आज उसको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, राह फरार इख्तियार करनी पड़ी। और ये हसीना वाजिद का जाना भारत की शिकस्त है बुनियादी तौर पे। और भारत के लिए ये एक बहुत बुरा दिन है जिस दिन उसके साथ ये हो चुका है कि आज भारत किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। भारत के सामने कुछ भी नहीं बचा। भारत को ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सवालात खड़े हो चुके हैं कि जिनको वो सपोर्ट करते थे आज उनकी हुकूमत नहीं रही। तो अब बांग्लादेश में क्या होगा ये एक सवाल है। कल तक भारत कहता था कि बांग्लादेशी बड़े परेशान हैं, मशरकी ढाका के लोग बंगाली बड़े परेशान हैं। तो आपने फ़ौज उतारी, उस वक्त आपका रशिया के साथ, भारत का रशिया के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था अगस्त 71 में और रशिया उसके साथ खड़ा था, पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा था। लेकिन क्या हुआ जब फ़ौजें उतरी भारतीय फ़ौज को अगर कहा जाए कि दुनिया की एक दहशतगर्द फ़ौजों में उसका शुमार कहा जा सकता है, वो एक टेररिस्ट आर्मी कहा जा सकता है कि जो किसी दूसरे मुल्क में इस तरह से उतरी और उसने उस मुल्क को अलग किया। अब नई चीज़ डेवलपमेंट ये भी हो सकती है आने वाले वक्तों में कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाव है वो मौजूद रहेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो सकते हैं और वो कन्फेडरेशन की कंडीशन भी हो सकती है। जिस तरह हम कश्मीर में एक अलग वज़ीर आज़म रखते हैं, हमारी करेंसी डिफेंस एक हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक ऑप्शन है और ये एक ऑप्शन आगे भी बढ़ सकता है। और अगर ये ऑप्शन कामयाब हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ये थी आज तक की बात। आज जो डेवलपमेंट हुई है, बांग्लादेश क्या पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा है, इसका हमें जल्द पता चलेगा। अगले वीडियो तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चीज़ को याद रखें कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।